जरा सोचें, आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और अपने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेसशिप में ब्रह्मांड में तेजी से चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आपका फ्यूल खत्म हो रहा है। अंतरिक्ष के बीच में फंसने से आप क्या करेंगे? ऐसा मुश्किल है कि वहां कोई तैरता हुआ गैस स्टेशन हो। अच्छी खबर यह है कि आप पूरी तरह से नहीं फंसने वाले हैं। फ्यूल के खत्म हो जाने पर एक स्पेसशिप कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता है। अंतरिक्ष में कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता। यह मशहूर मुहावरा इसीलिए बोला जाता है, साउंड बहुत ही छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जरिए ट्रैवल करती है। अंतरिक्ष में जहां हवा नहीं है, वहां साउंड के ट्रैवल करने का कोई मीडियम नहीं है। हमारी स्पेसशिप के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वहां हवा नहीं है, इसीलिए वहां एयर रेजिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं है। अंतरिक्ष में मौजूद छोटे पार्टिकल्स स्पेसशिप की स्पीड को कम करने या इसे वापस खींचने के लिए बहुत छोटे हैं। इसी कारण से ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट वास्तव में अपनी यात्रा के सबसे बड़े हिस्से के लिए इंजन बंद कर देते हैं। इसलिए उन फिल्मों पर यकीन ना करें जो स्पेसशिप के इंजन को हर समय ऑन दिखाती हैं। ये पूरी तरह से गलत है। अंतरिक्ष में एक शिप को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट की जरूरत लगातार नहीं पड़ती, जैसे कि पानी के जहाजों को पड़ती है। आमतौर पर इसके इंजन को बस थोड़े टाइम के लिए चालू किया जाता है। ऐसा करना न केवल प्रैक्टिकल है, बल्कि पैसे ही बचाता है। फ्यूल को अंतरिक्ष में ले जाना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि ये भारी होता है। यही रीजन है कि स्पेस प्रोब्स में जितना मुमकिन हो उतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब वो पृथ्वी से बाहर जाते हैं, और फिर से तब जब वे वायुमंडल में वापस आते हैं। ऐसा तब होता है जब उन्हें वापस आते हुए स्पीड धीमी करनी पड़ती है। कारों और ट्रेनों में ब्रेक होते हैं, लेकिन एक स्पेसशिप को रोकना इतना आसान नहीं है। शिप को धीमा करने या इसे पूरी तरह से रोकने के लिए ताकतवर इंजन्स की जरूरत होती है। इसमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए फ्रंट में जोरदार थ्रस्टर्स को फायर करना शामिल है। ये जरूरी खिंचाव या ट्रैक बनाता है और स्पेसशिप की रफ्तार को कम करता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा सटीकता की भी जरूरत होती है। एक गलत कदम और आप खत्म हो जाएंगे। सचमुच थ्रस्टर्स को बहुत तेजी से हिट करने पर जैसे ही आप पृथ्वी के वायुमंडल में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिर से प्रवेश करेंगे तो स्पेसशिप में आग लग जाएगी। बहुत धीमी रफ्तार से यात्रा करना भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसे में आप हमारे ग्रह के ऑर्बिट को मिस कर सकते हैं और पृथ्वी से आगे निकल सकते हैं। और ज्यादातर स्पेस क्राफ्ट में दूसरी बार कोशिश करने के लिए जरूरी फ्यूल नहीं होता, इसलिए बहुत धीरे ट्रैवल करने से हर कीमत पर बचना चाहिए। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं। इसका मतलब है कि खाली टैंक वाला कोई भी वाहन अंतरिक्ष में उसी स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा जब तक कि वो किसी चीज से टकरा ना जाए। इसके रुकने का और कोई तरीका नहीं है। रुकिए, असल में शायद ये अच्छी खबर नहीं है। अगर आप फंस जाते हैं तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि वहां नासा में आपके दोस्त कोई रेस्क्यू मिशन करेंगे। ये थोड़ा दुखद लगता है, लेकिन ये बात समझ में आती है। आपको बचाने के लिए जब तक वे एक नई टीम बनाते हैं और उन्हें शिप खोजते हैं, तब तक आप अंतरिक्ष में इतनी दूर जा चुके होंगे कि उन्हें आप तक पहुंचने में सालों लगेंगे। इसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्च भी होगा। नासा को अंतरिक्ष में एक शिप को लॉन्च करने के लिए औसतन $152 मिलियन खर्च करना पड़ता है। ये 6 ब्रांड न्यू टॉप ऑफ द रेंज लैम्बोर्गिनी खरीदने जितना है। इससे भी ज्यादा नासा ने अपने पहले स्पेसशिप को बनाने और लॉन्च करने में करीब $49 बिलियन का खर्च किया था। दुर्भाग्य से एक बार जब आप पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ देते हैं तो बिना फ्यूल के वापस आना लगभग नामुमकिन है। 2018 में नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया। इससे वो पूरी तरह से अंतरिक्ष के बीच फंस गया। उसने पृथ्वी पर सिग्नल्स भेजना बंद कर दिया, जिससे उससे 11 साल के लंबे मिशन का अंत हो गया, जिसने कई स्पेस रिकॉर्ड्स बनाए थे। स्पेसक्राफ्ट अब बिजली पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास अपने सोलर पैनल्स को सूर्य की ओर करने के लिए फ्यूल खत्म हो गया था। और आज भी स्पेसक्राफ्ट किसी बिना मंजिल वाले जहाज सा अंतरिक्ष में कहीं तैर रहा है। किस्मत से डॉन पर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था। स्पेसक्राफ्ट ने बौने ग्रह सीरीज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जो कि वही ऑब्जेक्ट था जिसकी स्पेसक्राफ्ट जांच कर रहा था। लेकिन रुकिए, नासा स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी सभी चीजों का विशेषज्ञ है, तो उन्होंने एक शिप के फ्यूल को खत्म कैसे होने दिया? अंतरिक्ष में आपको कितने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, इसको सटीक रूप से मापना असल में बहुत ही कठिन है।
पृथ्वी पर ग्रेविटी सारे फ्यूल को टैंक के तल में रखती है और टैंक कितना भरा हुआ है ये देखने के लिए आप एक फ्लोर सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी की कमी है जो आमतौर पर फ्यूल पर भार डालती है। इसके बजाय फ्यूल टैंक में एक एयर ब्लेडर जोड़ना एक आम तरीका है जिसे लॉन्च से पहले प्रेशराइज किया जाता है जिससे वो फ्यूल को लाइन पर लाने के लिए पुश कर सके। जितना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है उतना ये ब्लेडर फैलता है, ये ज़्यादा जगह लेता है और फ्यूल को सही प्रेशर में रखता है। इस प्रेशर की निगरानी की जाती है। इस तरह वो बता सकते हैं कि कितना फ्यूल बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि एक स्पेसशिप पर जिसका फ्यूल खत्म हो गया है, एस्ट्रोनॉट से वो कब तक जिंदा रह सकेंगे? खैर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना खाना और पानी है। आमतौर पर नासा एस्ट्रोनॉट्स की ट्रिप के लिए जरूरी खाने की एग्जैक्ट मात्रा को कैलकुलेट करता है जिससे स्पेसशिप पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस खाने को सही जगह से इस्तेमाल करके इसे लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोनॉट फूड को खराब होने से बचाने के लिए विशेष पैकेजिंग की जाती है। स्पेसशिप में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता है। खाना क्लियर फ्लेक्सिबल पाउच में आता है जिसे कैंची से खोला जा सकता है। सारा खाना पहले से पका हुआ और प्रोसेस किया होता है, इसीलिए इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका केवल एक अपवाद ताजे फल और सब्जियां होते हैं। केवल ये चीजें ही ऐसी हैं जिन्हें जल्दी से खाने की जरूरत होती है क्योंकि वो खराब हो जाती हैं। आज एस्ट्रोनॉट्स न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करते हैं जिससे वे उन खाने की चीज़ों को चुन सकें जो उन्हें पसंद है और खाने का आनंद ले सकें। वे मशरूम सूप, मैकरोनी और चीज़, चिकन, बीफ, हैम, नट्स और यहाँ तक कि टेस्टी कुकीज़ जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स में से चुन सकते हैं। श्रिम्प कॉकटेल एस्ट्रोनॉट्स को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका स्वाद काफ़ी मसालेदार होता है। फ्लेवर्ड ड्रिंक्स भी पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कूल ऐड या इंस्टेंट कॉफी पाउच जो आप अपने किचन की अलमारी में रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स अक्सर अंतरिक्ष में फूंक ना लगने की बात कहते हैं, इसलिए खाने को लंबे समय तक चलाना आपकी सोच से भी ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने खाने को देर तक चला सकते हैं, फिर भी पानी का क्या? अंतरिक्ष में किसी भी चीज को ले जाने में काफी खर्च होता है और पानी काफी भारी होता है, इसीलिए इसे ले जाने में और भी ज्यादा खर्च आता है। इसलिए पानी के टैंक्स को बार बार अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता है। इसके बजाय एस्ट्रोनॉट्स के पास एक कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम होता है। ये पर्यावरण में उपलब्ध सेफ लिक्विड की हर आखिरी बूंद को निचोड़ लेता है। इसमें इस्तेमाल किए गए पानी की रिसाइकलिंग भी शामिल है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में हमारे दोस्त जो पानी पीते हैं वो शावर का इस्तेमाल किया पानी, उनकी सांस, स्पेसशिप के फ्यूल सेल्स, पसीने आदि से फिल्टर किया जाता है। लेकिन घबराए नहीं, ऐसा पानी पीने के लिए सेफ है और वास्तव में ये अमेरिका में नल से निकलने वाले ज्यादातर पीने के पानी से भी बेहतर है। एक स्पेसक्राफ्ट पर पानी पहले कई फिल्टर से होकर जाता है जिसमें सबसे पहले पार्ट फिल्टर से शुरुआत होती है, फिर ये मल्टी फिल्ट्रेशन बेड से होकर गुजरता है जो इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं। आखिरी स्टेप में नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड से छुटकारा मिलता है और खराब बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट किया जाता है। इमरजेंसी के लिए वाटर रिजर्व भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने स्टोरेज में लगभग 2400 लीटर पानी। लेकिन एयर सप्लाई का क्या? स्पेसशिप पर ऑक्सीजन का प्राइमरी सोर्स वाटर इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम से आता है। ये एक खास सिस्टम है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग करने के लिए क्राफ्ट के सोलर पैनल से बिजली लेता है। लेकिन जैसा कि हमने नासा के डॉन के साथ देखा, बिजली के बिना सोलर पैनल्स को सूर्य की तरफ करना काफी मुश्किल है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन सिस्टम बंद होने की संभावना है। हालांकि प्रेशराइज्ड स्टोरेज टैंक में कुछ ऑक्सीजन जमा होती है। ये एक बैकअप सप्लाई है जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है।